हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं रिटर्न के लिए विजय भव मंत्र सीरीज का मंत्र 5। दानपुर बांसवाड़ा यह सुर्खियों में रहा, कारण राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट यहां लगाना प्रस्तावित किया गया है। और इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता होगी 2400 मेगावाट। यानी राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहां प्रस्तावित किया गया है? दानपुर में। और दानपुर कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में। और इसकी क्षमता 2400 मेगावाट होगी और ये राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट होगा। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा काफी सुर्खियों में रहा, क्योंकि कोरोना वैक्सीन का जो पहला डोज उसमें भी ये टॉप पे था राजस्थान में। उसके बाद में दूसरे डोज में भी ये प्रतापगढ़ जिला है वो वैक्सीनेशन करने में सबसे टॉप पे रहा। यानी सबसे पहले 100% टीकाकरण करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा था? तो अपना प्रतापगढ़ जिला था। सिंगल यूज प्लास्टिक पर राजस्थान में प्रतिबंध लगा दिया है। ये कब से प्रभावी किया गया है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक इसे राजस्थान में अब उपयोग नहीं किया जाएगा और इस संबंध में 1 जुलाई 2022 से पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये डेट आपको ध्यान रखनी है। सिंगल यूज प्लास्टिक आपको उपयोग वैसे भी नहीं करनी है, साथ ही आपको ये डेट भी ध्यान रखनी है कि कब से इस पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया दिया गया है। तो 1 जुलाई यानी 7वें महीने की 1 तारीख 2022 से इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। आगे चलते हैं। बुक माई चौपाटी ऐप किसके द्वारा विकसित की गई है? तो जो बुक माई चौपाटी ऐप है ये आवासन मंडल के द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा? आवासन मंडल के द्वारा बुक माई चौपाटी ऐप विकसित की गई है। नया एयर कार्गो बनेगा। नया एयर कार्गो कहां बनेगा? तो अपने सांगानेर एयरपोर्ट पे। और सांगानेर एयरपोर्ट कहां पे पड़ता है? तो ये अपने जयपुर जिले में। कहां पे? जयपुर में। और ये सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि यहां पे नया एयर कार्गो बनाया जाएगा। 735 मेगावाट के सोलर पार्क का उद्घाटन किया गया। कहां पर? नोख में। कितने मेगावाट का? 735 मेगावाट का। कहां पे? नोख में। नोख कहां है? तो ये अपने जैसलमेर जिले में है। ये चर्चा में क्यों और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और कितने मेगावाट का? 735 मेगावाट का। कहां बनाया जाएगा? नोक में। नोक जैसलमेर में। और उद्घाटन मोदी साहब के द्वारा किया गया। आगे चलते हैं। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम। क्या? पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम कहां है? जयपुर और जोधपुर में तो पहले से संचालित हो रहा है, लेकिन अब कोटा में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की स्थापना की जाएगी। यानी अब तीसरा जिला कौन सा हो गया? तो सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जो जिले हैं उनमें जयपुर जोधपुर तो है ही, बाद में कोटा में भी अधिकतर जनसंख्या है वो शहर में रहती है, तो वहां भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम शुरू किया गया है। पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा संचालित बैंक शाखा। अच्छा, कहां पे? तो ये अपने झुंझुनू जिले में। कौन से बैंक द्वारा? तो ये BRKGB। BRKGB माने बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और इसके द्वारा पूरी तरह से मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांचेस में महिलाएं जो हो स्टाफ होगा वो सभी महिलाएं होगी। तो कौन कौन सी ब्रांचेस है? तो झुंझुनू जिले की 3 शाखाएं। कौन सी? बख्तावरपुरा, कारी और पानीसुरी। क्या क्या नाम है? एक तो नाम है कारी, एक का नाम है बख्तावरपुरा, एक का है पानीसुरी। तो ये 3 ब्रांचेज है, ये झुंझुनू जिले में है। BRKGB बैंक की ब्रांचेज है और ये पूरी तरह से महिला स्टाफ द्वारा संचालित होगी। आगे चलते हैं। अब आपने डस्टबिन देखे होंगे। अब आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो डस्टबिन होते हैं उनके कलर अलग अलग होते हैं। कभी आप देखते हो कि नीले कलर का कोई डस्टबिन है, कभी आप हरे कलर का देखते हो, कभी आप लाल कलर का देखते हो। तो इसका कारण क्यों है? क्या है कि अलग अलग कलर के डस्टबिन रखे जाते हैं? तो इसका कारण है, इसका साइंटिफिक कारण है और इसको कचरे को निस्तारण करने के तरीके के हिसाब से भी एक प्रमुख कारण है। तो इसमें जो सूखा कचरा होता है ना वो किस में डालना चाहिए आपको? वो आपको नीले डस्टबिन में यानी कचरा पात्र में डालना चाहिए। सूखा कचरा मतलब कोई पाउच हो गया, किसी प्रकार का पैकेट हो गया, ये आपको जो नीला वाला बॉक्स है उसमें डालना चाहिए। अगर कोई गीला कचरा जैसे फल का छिलका हो गया, सब्जी वगैरह हो गई, तो ये चीजें आपको हरे बॉक्स में डालनी चाहिए। और कुछ हानिकारक कचरा हो जैसे मान लीजिए मेडिकल आइटम्स हो गए, जैसे ब्लेड हो गई, जैसे मान लो सिरिंज हो गई, ठीक है, कांच हो गया, इस प्रकार जो आइटम है वो आप कहां डालोगे? वो आप लाल बॉक्स में डालोगे। तो कचरा पात्र अलग होने के पीछे साइंटिफिक कारण है और एक कचरा निस्तारण करने में सुविधापूर्ण बनाने के लिए इस प्रकार की योजना बनाई गई है ताकि उसको उसी तरीके से निस्तारित करे जा सके। आगे चलते हैं।
राजस्थान में भू उपयोग सांख्यिकी डेटा 2019-20 के बारे में देख लेते हैं। तो देखो राजस्थान में जितनी भूमि है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भाग किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है ये हम देखेंगे। तो देखो राजस्थान में जो वानिकी के लिए कितना एरिया, पूरा अगर राजस्थान का एरिया 100 है तो उसमें वानिकी के लिए कितना एरिया रिजर्व्ड है या कितने क्षेत्र पे वन है, तो ये कह सकते हैं राजस्थान के 8.08% एरिया पे क्या है, वन है, वानिकी है। उसके बाद में कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि, इसमें कितना एरिया है, तो इसमें आता है 5.85% एरिया, कितना 5.85% एरिया, या कह सकते हैं लगभग 6 से थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको 5.85 याद रखना है, क्योंकि आप 6 याद रखोगे तो 6 के ऊपर जा सकते हो कहीं अंदाजा लगाने के चक्कर में। तो आपको 5.85 याद रखना है, माइंड में ऐसे सेट करो कि 5.5 से ज्यादा है और 6 से कम है। उसके बाद में ऊसर और अन्य तथा कृषि अयोग्य भूमि, किस प्रकार की, ऊसर भूमि और कृषि अयोग्य भूमि, ये कितना है, तो ये है 6.92%, कितना है 6.92%, यानी 7% से थोड़ा कम हो गया ये। उसके बाद में स्थायी चारागाह और अन्य गोचर भूमि, ये कितना है, तो स्थायी चारागाह और गोचर भूमि इसमें आता है 4.86% एरिया, कितना आता है 4.86% एरिया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 5 से थोड़ा कम है, मतलब पहले 6 से थोड़ा कम, फिर 7 से थोड़ा कम, अब 5 से थोड़ा कम। लेकिन आपको माइंड में सेट करने, इनमें से 4 या 5 को तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, बाकी आप थोड़ा बहुत गेस जो सिस्टम है उसके तरह से इसे सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। फिर वृक्षों के झुंड और बाग, ये कितने हैं, तो वृक्षों के झुंड और बाग है 0.08% एरिया पे, यानी ये तो नगण्य है, बहुत ही कम मात्रा में। बंजर भूमि कितनी है, तो राजस्थान में 10.84% भूमि, 10.84% भूमि है वो बंजर भूमि है, कितनी 10.84% भूमि, ठीक है। उसके बाद में अन्य चालू पड़त भूमि कितनी है, तो अन्य चालू पड़त भूमि है 6.25%, कितना 6.25% है अन्य चालू पड़त भूमि, और अन्य चालू पड़त तो 6.25 है, और चालू पड़त ये है 4.54% भूमि, 4.54% भूमि चालू पड़त में है, और अन्य चालू पड़त में उससे थोड़ी ज्यादा है 6.25 है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जो आपको डेटा अपने माइंड में एकदम सेट कर लेना है, वो है राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, तो ये होगा 52.58%, यानी कुल भूमि का 52.58% क्षेत्र पर शुद्ध बोया गया क्षेत्र माना गया है, ठीक है। एक बार से फिर से देखते हैं, वानिकी में कितना आता है, तो 8.08 या 8 याद रख सकते हैं। बाद में कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि होगी 5.85, कितने 5.85%, ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि 6.92%, स्थायी चारागाह, तो चारागाह के नाम पे याद रखो आप 4.86, और बाग और झुंड, वृक्षों के झुंड और बाग, जैसे बाग बगीचे होते हैं ना छोटे छोटे, वो 0.08, सबसे कम बाग और बगीचे में है, कितनी है 0.08 है। बंजर भूमि कितनी है, ये डेटा भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह है 10.84%, यानी कुल क्षेत्रफल का 10.84% भूमि राजस्थान में बंजर भूमि के रूप में वर्गीकृत है। उसके अलावा चालू पड़त और अन्य चालू पड़त, इन दोनों को रिलेट करके याद रखना है। अन्य चालू पड़त से ज्यादा है, बिल्कुल है, कितनी है अन्य चालू पड़त, तो ये है 6.25%, कितनी है 6.25%, और चालू पड़त कितनी है, चालू पड़त है 4.54%, कितनी है 4.54%। उसके बाद में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, तो ये 52.58% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, अन्यथा पॉज करके एक बार आप इस डेटा को देख ले। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे राजस्थान में प्रचलित जोत धारक। जोत का मतलब कितने क्षेत्र पे खेती हो रही है और किस प्रकार से वर्गीकृत है, संख्या में कितने खेत है और कितने क्षेत्रफल पे खेती हो रही, इन चीजों को हम देखेंगे। तो देखो 2015-16 की जो कृषि गणना हुई थी उसके अनुसार ये डेटा है 2000 किस कृषि गणना के अनुसार, 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार, ठीक है। कितने जोत है राजस्थान में, कितने, तो जोत का तात्पर्य याद रखो कितने खेत है, संख्या में खेत कितने हैं, तो ये है 76.55 लाख खेत। तो ये कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई 50 बीघा का भी, वो भी एक में काउंट होगा, और कोई 1 बीघा का खेत है तो वो भी एक, उसकी संख्या भी 1 होगी। तो इस प्रकार से कितने खेत हो गए, एक 50 बीघा वाला, एक बीघा वाला, तो ये 2 खेत हो गए। तो इस संख्या की बात कर रहे हैं, तो संख्या में कितने खेत है, तो ये 76.55 लाख खेत, कितने हैं 76.55 लाख खेत है, यानी 76,55,000 खेत है राजस्थान में टोटल।
और 2010-11 में ये संख्या कितनी थी? तो ये थी, इससे पिछले वाली जो कृषि गणना हुई थी उसमें ये 68.88 लाख खेत थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? खेतों की संख्या बढ़ गई। खेतों की संख्या बढ़ गई, इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि जमीन बढ़ गई कृषि योग्य, नहीं, जमीन नहीं बढ़ी, खेत छोटे हो गए। जैसे मान लीजिए किसी के पास पहले 10 बीघा खेत था, अब उसके 2 टुकड़े हो गए। अब पहले तो ये एक खेत काउंट होता, अब कितने खेत काउंट होंगे? अब 2 खेत काउंट होंगे। तो इस प्रकार पहले 68.88 लाख खेत थे और अब बढ़ के 76.55 लाख खेत है। तो इस प्रकार खेतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, बिल्कुल हुई है। और कितनी हुई है? तो आप प्रतिशत में याद रखो, कितनी हुई है? 11.14% की वृद्धि हुई है इसमें। कितनी? लगभग 11% की वृद्धि हुई है, ये याद रखो आप। अब हमने बात कर ली संख्या की, अब हम बात करेंगे 2010-11 में खेतों का क्षेत्रफल कितना था और अभी 2015-16 में क्षेत्रफल कितना है। तो हम देखेंगे अभी क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान के कितने क्षेत्र पे खेती होती है, खेतों के रूप में वर्गीकृत है वो, तो ये है 208.73 लाख, यानी 208.73 लाख हेक्टेयर है ना। ये एरिया है जो जोतों के रूप में माना गया है, खेतों के रूप में माना गया है। कितना? 208.73 लाख हेक्टेयर। और पिछली बार कितना था? तो पिछली बार जोतों का जो क्षेत्रफल था वो था 211.36 लाख। ये तो ये कह सकते हैं कि जितने एरिया पे पिछली बार खेती होती थी उसके मुकाबले अब खेतों की संख्या, जो क्षेत्र है, एरिया है, वो कम हो गया, यानी वो किसी और सेक्टर में चला गया, या तो मान लीजिए कॉमर्शियल पर्पज में चला गया या रेजिडेंशियल में चला गया। अब वो खेतों की श्रेणी में नहीं आ रहा, जोतों की श्रेणी में नहीं आ रहा। तो कितना है? पहले 211 था, अब 208 रह गया। इसका मतलब कम हुआ है। और कितना कम हुआ है? तो प्रतिशत में बात करें तो 1.24% की कमी हुई है, या कह सकते हैं 1.25% की कमी हुई है। कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखो राजस्थान में जो खेत है इनको अलग अलग श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है सीमांत जोत, एक होता है लघु जोत, एक अर्धमध्यम जोत, एक मध्यम जोत, एक बड़ी जोत। अब सीमांत जोत किसे कहते हैं, बड़ी जोत किसे कहते हैं, मध्यम जोत किसे कहते हैं? अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बड़ी जोत किसे कहते हैं। अगर कोई खेत है ना, और उसका आकार 10 हेक्टेयर से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 10 हेक्टेयर से ज्यादा है, तब उसे कहेंगे बड़ी जोत। क्या? बड़ी जोत कहेंगे। अगर कोई खेत है उसका आकार 4 हेक्टेयर से तो बड़ा है लेकिन 10 हेक्टेयर से छोटा है, यानी 4 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर के बीच में है, तो उसे हम कहेंगे मध्यम जोत। क्या कहेंगे? मध्यम जोत। अगर कोई खेत है वो 2 हेक्टेयर से तो बड़ा है लेकिन 4 हेक्टेयर के बीच में, उसे कहेंगे अर्धमध्यम जोत। क्या कहेंगे? अर्धमध्यम जोत। और लघु खेत कहेंगे अगर किसी के पास में 1 हेक्टेयर से तो ज्यादा और 2 हेक्टेयर तक की खेत है तो उसे कहेंगे लघु जोत। और उसके बाद में अगर किसी के पास में 1 हेक्टेयर से भी कम जगह है तो उसे कहेंगे सीमांत जोत। और सबसे बड़ी बात देखो, हम अपने आसपास में देखते तो ज्यादातर लोगों के पास 1 हेक्टेयर से कम ही जमीन होगी, और इसी आंकड़े में भी यही बात दर्शित होती है कि राजस्थान में जितने भी जोत है उनमें से 40.12% जोत है ना, वो किस में आते हैं? वो सीमांत जोत में आते हैं, यानी 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले खेत हैं उनके पास में। कितने? 40.12%। उसके बाद में हम देखेंगे लघु जोत कितने हैं, तो कुल जोतों का 21.90% है, वो लघु जोत की श्रेणी में आता है। यानी टोटल जोत जितने भी है उनका 40% तो सीमांत में और 21% है लघु जोत में। उसके बाद में 18.50% है ये अर्ध मध्यम जोत में है। उसके बाद में 14.9% है वो मध्यम जोत में है। और बड़ी जोत कितनी है? तो टोटल खेत है ना उनका 4.69% ही बड़ी जोत है। तो इस प्रकार कह सकते हैं जो सबसे छोटा खेत है ना उसकी संख्या सबसे ज्यादा है। उसके बाद बढ़ता जाता धीरे धीरे, लघु जोत उससे थोड़ा कम है, फिर अर्ध मध्यम उससे कम है, मध्यम उससे कम है, और सबसे कम कौन से हैं? तो बड़े खेत सबसे कम है। कितने हैं? 4.69%। तो कैसे याद रखोगे? सीमांत जोत को याद रखो आप, कितना? 40% सीमांत जोत है। टोटल जोत का 40% सीमांत जोत है। उसके बाद में 21.90 है वो क्या है? लघु। फिर अर्धमध्यम आता तो 18.5 अर्धमध्यम। उसके बाद में 14.79 ये मध्यम, और उसके बाद में 4.69। तो इसको पॉइंट वाले को एक बार छोड़ दो। 40% सीमांत, 21 लघु, 18 अर्धमध्यम, 14 मध्यम और 4 बड़ी जोत। ठीक है, इस प्रकार उम्मीद है आपको ये डेटा क्लियर हो गया होगा, और आप एक बार इसको पॉज करके रिवाइज भी कर लो। फिर आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे महिला प्रचालित जोतों के बारे में, क्योंकि देखो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, है ना, और महिला पुरुष समानता की हम बात करते हैं।
तो क्योंकि महिलाएं पीछे हैं तो उनको आगे आने की दिशा में क्या कार्य हो रहे हैं, क्या वृद्धि हो रही है, उस चीज़ों को हम देखना आवश्यक है। तो इसी को दृष्टिगत करते हुए जो जोतों के मामले में भी इस चीज़ को देखते हैं। राजस्थान सरकार महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि जो उनकी महिलाओं के द्वारा जो मालिकाना हक है खेतों पे वो भी बढ़ेगा और ये आंकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा। तो 2015-16 की जो ये गणना है इसके अनुसार महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या कितनी है, तो महिला प्रचालित भूमि जोतों की संख्या है 7.75 लाख। कितनी है? 7.75 लाख है, वो महिला प्रचालित है। और पिछली बार कितनी थी? तो पिछली बार 5.46 लाख थी, यानी 2010-11 में 5.46 लाख थी और इस बार 7.75 लाख हो गई। और कितनी बढ़ गई? तो देखो 41.94% बढ़ गई संख्या, यानी इस बार कितनी है? 7.75 लाख है। कितने खेत महिला प्रचालित है? तो 7.75 लाख खेत है राजस्थान में, वो महिलाओं द्वारा प्रचालित है या फिर जिनका मालिकाना हक महिलाओं का है। अब महिलाओं के खेतों का वर्गीकरण देखते हैं, तो देखो 1 हेक्टेयर से कम कितने है, तो लगभग 50% खेत है वो 1 हेक्टेयर से कम है। फिर 1 से 2 हेक्टेयर में 20.77 और अर्ध मध्यम में 14.97, मध्यम में 11.74 और बड़ी जोत में 10.97 है। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि महिला प्रचालित खेत कितने हैं? तो 7.75 लाख खेत है वो महिला प्रचालित है और इसमें वृद्धि हुई है, बिल्कुल हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? तो 41.94% की वृद्धि हुई है। आगे चलते हैं, देखो पिछली बार हम 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ, तो 2021-22 में जो खाद्यान्न उत्पादन है ना, अग्रिम अनुमान के अनुसार 225.20 लाख मेट्रिक टन। कितना? 225 लाख मेट्रिक टन। आप याद रखो इतना खाद्यान्न उत्पादन होने की संभावना थी। हम इकोनॉमिक सर्वे से डेटा उठाया है, अब नया इको सर्वे आने वाला है, तो नया डेटा हमें जो 23-24 तारीख को जो बजट प्रस्तुत होगा उसमें मिलेगा। लेकिन तब तक हम पिछले वाले डेटा के साथ ही कनेक्ट रहेंगे और वही डेटा एग्जाम में पूछेंगे, क्योंकि जो नया बजट आएगा तब तक तो पेपर हमारे छप चुके होंगे। और पिछली बार कितना फसल उत्पादन हुआ था? तो 269 लाख मेट्रिक टन की फसल उत्पादन हुआ था और इस बार 225 लाख मेट्रिक टन हो रहा है 2021-22 में। इसका मतलब फसल के उत्पादन में कमी हुई है, खाद्यान्न के उत्पादन में कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? तो 16.31% कमी हुई है। हमारे सिलेबस में जो कृषि से संबंधित सिलेबस में दिया हुआ कृषि दे रखा है, तो हमें इसे ध्यान से देखना है। तो हम जो मंत्र है इसमें 2-3 आंकड़े हर मंत्र में कोशिश करेंगे जो कृषि से संबंधित आंकड़े हम इसमें लेकर आए। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे केसरी सिंह जी बराहट के बारे में। केसरी सिंह जी बराहट राजस्थान में क्रांति में लोगों को शिक्षित करने में, एकजुट करने में, जागृति लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो देखो एक साल बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा? 1903 का साल। 1903 के साल में जो वायसराय लॉर्ड कर्जन था उसने दिल्ली दरबार बुलाया था। दिल्ली में कौन सा दरबार? दिल्ली दरबार बुलाया था और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी वहां गए थे। तो महाराणा को केसरी सिंह बराहट साहब ने एक चेतावनीरा चुंगटिया नामक एक कविता भेजी थी। 13 सोटे उसमें लिखे थे और महाराणा को उन्होंने दिया था। तो महाराणा ने इसको पढ़ा, बाद में उनका मतलब आत्मसम्मान जागृत हुआ और वो दिल्ली तो गए लेकिन वहां बैठक में नहीं गए और वापस मेवाड़ लौट आए। तो चेतावनीरा चुंगटिया का संबंध किससे है? तो केसरी सिंह बराहट साहब ने लिखी और इसमें कितने सोरठे हैं? तो इसमें 13 सोरठे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। उन्होंने 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना करी। अब आप पूछोगे ये हमने कहां से उठाया है? तो जनवरी की जो सुजस आई है उसमें से ही हमने ये डेटा उठाया है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं तो जो बोर्ड है वो सुजस से लगातार प्रश्न पूछ रहा है। तो हो सकता है कि जो अलग से डेटा हो, जो अलग से बातें हो, जो सामान्य किताबों में नहीं मिलती, वो सुजस में है और वहां से प्रश्न पूछ लिया, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहां से आ गया। लेकिन हम सुजस को साथ में लेके चलेंगे, सुजस को कहीं बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो 1910 में वीर भारत सभा की स्थापना करी। तो अब प्रश्न आता है कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने करी? तो केसरी सिंह बराहट साहब ने करी। कब करी? तो 1910 में करी। उसके बाद में 1912 में राजपूताना में ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन क्रांतिकारियों की निगरानी रखी जा रही थी, तो मतलब ब्रिटिश सरकार 1912 में क्रांतिकारियों पे निगरानी रख रही थी, तो उसमें केसरी सिंह बराहट साहब पे भी निगरानी अंग्रेजों के द्वारा लगातार की जा रही थी। उसके बाद में 2 मार्च 1924 को शाहपुरा के राजा नौहर सिंह के सहयोग से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कब गिरफ्तार किया गया केसरी सिंह बराहट साहब को? तो 2 मार्च 1924 को गिरफ्तार किया गया और शाहपुरा का राजा था नाहर सिंह, उसके सहयोग से उनको गिरफ्तार किया गया। क्यों? क्योंकि कहा गया कि जो बराहट साहब है उन्होंने प्यारेलाल नाम के एक साधु की हत्या कर दी है और
और एक साथ ही साथ उस हत्या के मामले में और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस में भी उन पर राजद्रोह चला गया और षड्यंत्र और कत्ल के कई आरोप लगाए गए। मतलब एक व्यक्ति और मतलब घेरे जा रहे हैं उनको अलग अलग तरीके से। बाद में क्या किया, उन पे केस चलाया और 20 साल के कारावास की सजा दे दी। और उनको कौन से जेल में रखा गया, अक्सर एग्जाम में प्रश्न आ रहा है लगातार, तो उनको बिहार के हजारीबाग जेल में रखा गया। बिहार में एक जेल है, जेल कौन सा है, हजारीबाग। वहां पे केसरी सिंह बराड़ साहब को रखा गया। वहां पे अन्न जल त्याग दिया। अन्न जल क्यों त्यागा उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि अंग्रेज है ना कोई ऐसी चीज खिला दे जिनसे उनका मस्तिष्क विकृत हो जाए और मस्तिष्क विकृत हो गए वो अंग्रेजों का साथ देने लगे, तो उन्होंने अन्न जल लेना ही छोड़ दिया और 5 वर्षों तक उनको यातनाएं दी। बाद में मतलब उनको जब जेल से बाहर आए, उनके साथ ही साथ उनके जोरावर सिंह उनके जो भाई थे और कुंवर प्रताप सिंह उन्होंने भी मतलब देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो उनका पूरा परिवार ही देश सेवा में लगा हुआ था। साथ ही जब वो कारावास में थे ना, तो एक इंटरेस्टिंग चीज करी, ये आपको पढ़ने कहीं नहीं मिलेगी, लेकिन सुजस में दे रखा है कि कारावास में उन्होंने नई मिश्रित सैन्य कला विकसित कर ली। यानी एक सैन्य कला विकसित कर ली उन्होंने, युद्ध करने की कला विकसित कर ली और उस कला का नाम है चमवाई। और चमवाई का उपयोग कौन करते हैं, ये जो इटली है ना, इटली की जो धुएं से भरे घरों में घुसने के लिए एक टीम करती है। मतलब कोई अगर एरिया और वहां पे धुआं ही धुआं हो, वहां से घर के अंदर घुसना हो तो कैसे घुसेंगे, तो ये टेक्निक इटली में उपयोग की जाती थी। और ये राजस्थान में किसने विकसित की थी, तो ये केसरी सिंह बराहट साहब ने करी थी। और उसका नाम क्या है, इसका नाम है चमवाई। क्या नाम है, चमवाई इसका नाम है। बाद में अंग्रेजों ने जब इनको रिहा किया, उसके बाद में उन्होंने ये रुके नहीं, इन्होंने लगातार संघर्ष जारी रखा था। और 1920 में आबू के गवर्नर जनरल को भी एक पत्र लिखा, एक लेटर लिखा। कब, 1920 में किसको, आबू के, माउंट आबू के जो गवर्नर जनरल है उनको। किस लिए, उन्होंने भारत की रियासतों और राजस्थान के लिए एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए एक योजना बना के दी। उन्होंने आबू के गवर्नर को लिखा कि इस प्रकार राजस्थान में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करी जा सकती है। और ये उन्होंने किस साल में किया था, 1920 में किया था। और केसरी सिंह बराहट की जो जन्मस्थली है वो कहाँ है, तो देवखेड़ा। देवखेड़ा कहाँ पड़ता है, ये बिलोड़ा में पड़ता है, शाहपुरा में। और अभी राजस्थान और ये कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने वहां पे तालाब बनवाए थे, 3 तालाब बनाए, करनी सागर, ओनाड सागर और कृष्ण सागर। ये किसने बनवाए, तो बराड़ साहब के पूर्वजों ने ये तालाब बनवाए हैं। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण डेटा भी है कि हाल ही में जो सांस्कृतिक मंत्रालय है भारत सरकार का, उसने भारत के टोटल 80 गांवों को मेरा गांव मेरी धरोहर घोषित किया है। भारत सरकार का जो सांस्कृतिक मंत्रालय है, इसने पूरे देश में 80 गांवों को मेरा गांव मेरी धरोहर घोषित किया है। और इसमें से 6 गांव है ना वो राजस्थान के, और 6 गांवों में जो देवखेड़ा गांव है जो केसरी सिंह बराहट की जन्मस्थली है उसको शामिल किया गया है। और ये 80 गांव में एकमात्र ऐसा गांव है जो क्रांतिकारियों का गांव है। ठीक है ना, तो ये किसका गांव है, ये देवखेड़ा है और केसरी सिंह बराहट सिंह का गांव है। और ये मतलब इसका नाम क्या है, देवखेड़ा। आगे चलते हैं तो अभी हमने खबरों में देखा कि राजस्थान में कई पनोरमा बनाए गए हैं और इसमें केसरी सिंह बराहट साहब का पनोरमा भी है। और कितने रुपए इसके लिए जारी किए गए, तो 4 करोड़ रुपए इसके लिए जारी किए गए। एक प्रश्न आता है एग्जाम में कि केसरी सिंह बराहट की हवेली कहाँ पे, तो भिलोड़ा में जो शाहपुरा कस्बा है वहां पे केसरी सिंह बराहट की हवेली है और जिसमें पुरातत्व संग्रहालय भी बना हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है, तो लगातार बने रहो और पढ़ते रहो। साथ ही हमने एक वीडियो बनाया है भारत के संविधान की जो प्रस्तावना उससे संबंधित, तो 1 मिनट का ये वीडियो है। आप इसको, क्योंकि प्रस्तावना का एक एक वर्ड महत्वपूर्ण है, तो इस प्रकार से बनाया गया, म्यूजिक इसके साथ ऐड किया गया है। तो आप एक दिन में 4-5 बार इसको सुनो, 5 मिनट लगेगा, 5 बार सुनोगे तो 5 मिनट लगेगा, एक बार नहीं 3-4 बार सुनो। और इसके साथ 3-4 दिन सुनोगे तब तक आपको प्रस्तावना एकदम क्लियर हो जाएगी, रट जाएगी। जिसको रटी हुई नहीं है उसके लिए कह रहा हूं, जिसको पहले से ही कंठस्थ है उनको मैं नहीं कह रहा। ठीक है, थैंक यू, लगातार पढ़ते रहो, बने रहो।